नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग नई खेती से शुरुआत करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने धान और गेहूं की खेती को विस्तार पूर्वक समझा था। आज हम उसी के आगे अनाज वाली फसलों में तीसरे नंबर की खेती पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मक्का, जिसको अंग्रेजी में हम मेज़ भी कहते हैं। ठीक है, जिसके भुट्टे होते हैं इसको कॉर्न भी बोलते हैं। तो मक्के की खेती पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो जो पॉइंट्स आज तक के एग्रीकल्चर के पेपर में आए हुए हैं विभिन्न स्टेट्स में या अपने उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस खेती को हम कवर कराएंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी सोर्स को खंगोलना ना पड़े, किसी भी स्रोत को इधर उधर टटोलना ना पड़े कि मक्के से रिलेटेड हम कहीं और पढ़ लें। एक या दो पार्ट में हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन जो मक्के का है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ना मक्के के बारे में। ठीक है, आपका बस एक ही कर्तव्य है कि आप विधिवत तरीके से क्लास को पढ़ें और उसका नोट्स जो हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं उसको आप उसका लुत्फ उठाते रहें। जैसे गेहूं और धान की अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइएगा और वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। जो हमारे पैडवेज के बच्चे हैं, एप्लीकेशन पर गेहूं और धान दोनों की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, आप देख लें जाकर। और जो टेलीग्राम चैनल है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। आपको पार्ट 1 से लेकर 4 तक पैडी के पीडीएफ है, आप बाकायदा 4K पैनल पीडीएफ है, आपको स्पष्ट लेख में पीडीएफ मिलेगा। आपको लिखने का झंझट खत्म है, आपको हर एक नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मक्के की खेती स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को भयंकर तरीके से शेयर कर दीजिएगा, आग लगा दीजिएगा, एकदम फोड़ दो। शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अभी तक का जो अपना रिकॉर्ड है उसको तोड़ दो। अभी तक अपना जो अचीवमेंट है, 45 बच्चे लाइव आकर के क्लास को देख रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि 45 प्लस का रिकॉर्ड बने, अपना एक नया रिकॉर्ड। हर दिन नया रिकॉर्ड बनता है। अभी 2 दिन पहले हम आपसे बोल रहे थे कि आज 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आज 2200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए। कहने का मतलब हर दिन 70 प्लस सब्सक्राइबर की गति से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के परिवार को। तो आज हम देखते हैं कि आप लोग ये टारगेट 45 प्लस लाइव वाला अचीवमेंट का टारगेट जो हमारा है उसको पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए देखते हैं, मक्के की खेती शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे बीच बीच में और हम लोग एंजॉय के साथ मक्के की खेती को कंप्लीट करेंगे, कभी भी बोझ नहीं बनने देंगे अपने ऊपर। ठीक है, और अभी पैथोलॉजी का एक क्लास अपलोड किया गया है चैनल पर। उसमें आपको बताया गया है कि डिजीज के क्लासिफिकेशन में आप समझते होंगे एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। ये कॉन्सेप्ट आप अभी तक अगर नहीं समझे हो तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, आपको डिटेल में बताया गया है हर एक एग्जाम्पल सहित पूरा। प्लांट पैथो का जो एंडेमिक एपिडेमिक वाला जो पार्ट है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। जो बच्चे पैथोलॉजी जैसे एजीटीए टीजीटी की तैयारी चल रही है या अदर कोई एग्जाम की तैयारी चल रही है तो आपके लिए पैथोलॉजी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं मक्का की खेती, कल्टीवेशन ऑफ मेज। मक्का की खेती, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको हम नोट भी कराते रहेंगे कि आप ये इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कल्टीवेशन ऑफ मेज। और धैर्य बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब तक आप धैर्य नहीं रखोगे, ये मान के चलो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें छोड़ के जाओगे। अगर आपके पास धैर्य है तो आप हर एक चीज को पा जाओगे। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में चीजें छूटती ही हैं हमारी। हम बहुत ज्यादा चीजों को अपने पास नहीं रख पाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। चलिए अब हम बात करते हैं मक्के से रिलेटेड, कुछ वार्तालाप करते हैं। जैसे मक्के का जो वैज्ञानिक नाम है वीएन, तो मक्के को हम बोलते हैं जियामेज। क्या बोलते हैं? जियामेज। तो इसका ये वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मक्के का कुल कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है, तो कुल की अगर हम बात करते हैं जो धान गेहूं का कुल था
वही मक्के का भी कुल है, तो कौन सा होगा? पोएसी, या इसी का दूसरा नाम है ग्रेमिनी, या फिर इसी को हम बोलते हैं घासकुल। ये हम हर फसल में लिखवा रहे हैं, इसका मतलब है आपके जहन में ये चीजें हमेशा हमेशा के लिए फीड हो जाएं। हर जगह पे हम लिख रहे हैं ताकि आपको दोबारा कभी भी पढ़ना ना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि क्लास में आप 1 घंटे पढ़ोगे, फिर आपको यही क्लास 5 मिनट में याद हो जाएगी, क्योंकि इसी हिसाब से पढ़ाने का मतलब है कि क्लास में फालतू की कोई गतिविधि नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे अपने फोकस करना है। और हाँ, चैनल को प्यार बरसाते रहिएगा, सेशन को शेयर करते रहिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र। तो मक्के में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र 2n बराबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। और गुणसूत्र 20 किसमें किसमें होते हैं? तो जरा ध्यान देंगे। 2n बराबर 20 की जब हम बात करते हैं तो एक तो फसल हम मक्का पढ़ते हैं, मक्का के बाद हम ज्वार पढ़ते हैं, हम ज्वार के बाद अरंडी पढ़ते हैं। इसमें भी हम कितने गुणसूत्र पढ़ते हैं? 20 गुणसूत्र साहब पढ़ते हैं। तो ये 20 गुणसूत्र वाली जो कहानी है, यहीं पर इसको समाप्त कर देना है कि 20 गुणसूत्र और किसमें किसमें हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये 20 गुणसूत्र वाली कहानी है, आप यहीं पर इसको क्लोज कर देना कि और भी फसलें जो है 20 गुणसूत्र किन में होते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे कि मक्के का उत्पत्ति स्थान साहब कहाँ पड़ता है? तो उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है मक्के का। कहाँ है? मैक्सिको है। ध्यान देना, मक्के का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। अब हम बात करते हैं कि मक्के में कार्बोहाइड्रेट सर कितना पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अनाज वाली फसलें हैं भाई साहब, ये कार्बोहाइड्रेट प्रमुख फसलें होती हैं। मक्के में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से लेकर के 77% तक मिलता है। कितना? 70 से लेकर के 77% तक मिलता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन की अगर हम बात कर लें कि प्रोटीन कितना पाया जाता है मक्के में, तो प्रोटीन पाया जाता है 10 से लेकर के 12%। कितना? 10 से लेकर के 12%। और कौन सी प्रोटीन होती है साहब? तो जीन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? जीन प्रोटीन होती है। और मक्के में तेल की मात्रा भी होती है। किसकी मात्रा होती है? तेल की मात्रा होती है। तो तेल प्रतिशत अगर मक्के में पूछा जाए कितना होता है, तो 4% के करीब तेल मक्के से प्राप्त होता है। कितना? 4% के करीब तेल प्राप्त होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी मक्के से रिलेटेड जो हमने आपके बीच डिस्कशन की। आप इनको फटाफट से स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिएगा ताकि आपके भविष्य के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है? फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चलिए आगे अपने बात करेंगे अगले कुछ पॉइंट्स पर। यहां तक हमने बात कर लिया मक्के से संबंधित सारी चीजों पर। अब हम बात करेंगे मक्के से संबंधित कुछ, जैसे अगर हम बात करें दाने का प्रकार, तो जो मक्के का दाना है इसका प्रकार क्या होता है? तो मक्के के दाने का प्रकार होता है कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है साहब? कैरियोप्सिस होता है मक्के के दाने का प्रकार। अब अगर हम बात करते हैं पुष्पक्रम, पुष्पक्रम की बात करेंगे तो सीधा सा हम बात करेंगे पुष्पक्रम। एक होता है नर पुष्प और एक होता है मादा पुष्प। ठीक है? तो नर पुष्प और मादा पुष्प, तो यहां पर हम बात करते हैं पुष्पक्रम की जगह पुष्प लिखते हैं कि मक्के में पुष्प की बात जब आती है तो पुष्प
कौन कौन से प्रकार के होते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। तो नर पुष्प की जब हम बात करते हैं तो टेसल होता है। क्या होता है? टेसल होता है। और मादा पुष्प होता है सिल्क। क्या होता है? सिल्क होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इनका निकलना। इनका निकलना क्या कहलाता है? इनका निकलना क्या कहलाता है? ठीक है। तो टेसल का निकलना, सिल्क का निकलना क्या कहलाता है? तो टेसल का निकलना कहलाता है टेसलिंग। क्या कहलाता है? टेसलिंग कहलाता है। और सिल्क का निकलना कहलाता है सिल्किंग। क्या कहलाता है? सिल्किंग कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, नर भाग को हटाना या नर पुष्प को हटाना। नर पुष्प को हटाना क्या कहलाता है? तो नर पुष्प को हटाना डीटैसलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीटैसलिंग कहलाता है। डीटैसलिंग। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मक्के में नर पुष्प को हटा देना क्या कहलाता है? तो डीटैसलिंग कहलाता है। यहां तक बात हमारे समझ में आ गई। अब हम आगे की कहानी पर चर्चा करते हैं, डेट डीटैसलिंग के आगे की कहानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ मक्के का प्लांट्स हम बनाते हैं और फिर हम देखते हैं उसके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे ठीक है, ये बन गया मक्के का प्लांट्स। क्या बन गया? मक्के का प्लांट्स बन गया। अब यहां पर देखना कि कुछ स्ट्रक्चर बनाने हैं हमको। जैसे ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है और ऊपर की दिशा में इस प्रकार का स्ट्रक्चर कुछ बनाना है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमको बना लेना है। अब ये सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तक एक जानकारी को पहुंचाना। अब देखना, यहां पर अपने को चीजें देखना है। इस पुष्प को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सिल्क। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे सिल्क, मतलब मादा पुष्प है। और ये क्या है? टेसल, मतलब नर पुष्प है। क्या है? नर पुष्प है। तो ये कहानी यहां से मक्के से संबंधित होती है। अब एक पॉइंट और लिखते हैं, मक्के का पौधा, मक्के का पौधा कैसा है? मोनोएसियस है। उभयलिंग्याश्रयी है। उभयलिंग्याश्रयी है। कैसा है? मोनोएसियस। मोनोएसियस का मतलब सोचना कि मोनोसियस का मतलब होता है एक ही पौधे में नर और मादा पुष्प होंगे परंतु अलग अलग जगह पर होंगे। मोनो का मतलब एक, सीएस माने स्थान।
एक स्थान पर एक ही होगा। जैसे यहाँ पे मादा है तो वहां पे नर है, हैं एक ही पौधे में परंतु अलग अलग स्थान पे हैं। मतलब कमरा एक, बेड अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे में अगर बात करें कि एक ही पौधे में नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं परंतु अलग अलग शाखाओं पर होते हैं, तो ऐसी गतिविधि को हम बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट्स है। मक्का क्या है? उभय लिंगाश्रयी पादप है। दूसरी बात, मक्का में नर पुंपूर्वता प्रोटेंड्री दशा पाई जाती है, दशा पाई जाती है। मक्के में प्रोटेंड्री दशा पाई जाती है। प्रोटेंड्री का मतलब होता है नर पुष्प का पहले निकलना या नर पुष्प का पहले विकसित होना। नर पुष्प का पहले विकसित होना, नर पुष्प का पहले विकसित होना, ये क्या कहलाता है? नर पुष्प का पहले विकसित होना ये मक्के में पर परागण का कारण है। मक्के में पर परागण का कारण, मक्के में पर परागण का कारण। तो अगर मक्के में परागण पूछा जाए तो क्या होगा? पर परागण होगा मक्के में। क्या कारण है उसका? नर पुंपूर्वता दशा, प्रोटेंड्री, मतलब नर पुष्प पहले विकसित हो जाता है तो उसको मादा की जरूरत होती है पॉलिनेट के लिए। मादा विकसित नहीं होती है उसे पुष्प की, तो वो दूसरे पुष्प के पास बेचारा जाता है, तो ये परपरागण हो जाता है यहाँ पर। जैसे मान लो इस प्लांट का नर विकसित हो गया और इसका बेचारे का जीवन कितना रहने वाला है? 30-35 मिनट तक ये जिंदा रहने वाला है, तो इसको जरूरत होगी किसी मादा की पॉलिनेट करने के लिए, और इसी प्लांट की मादा उसमें विकसित नहीं हुई होगी क्योंकि ये जल्दी विकसित हो जाता है, इसको सबूरी नहीं होती है। तो ये अपने पादप की मादा को छोड़कर दूसरे प्लांट के मादा को क्या करता है? पॉलिनेट कर देता है। इसलिए ये परपरागण का केस बन जाता है क्योंकि नर पहले विकसित हो जाता है, मादा विकसित नहीं हो पाती है। उसके बाद मक्के में अगला पॉइंट, मक्के में ब्रेस या प्रोफ्रूट पाई जाती हैं। ब्रेस या प्रोप जड़ें पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। यहां से बात समझ में आ गई। अब ब्रेस या प्रोफ्रूट की बात जब करते हैं तो कौन सी ब्रेस या प्रोफ्रूट की जड़ की बात करते हैं देखना जरा। तो इस प्रकार से जो मक्के में जड़ें होती हैं इन्हें हम ब्रेस या प्रोफ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस या प्रोफ्रूट कहते हैं, ब्रेस या प्रोफ्रूट कहते हैं। इस प्रकार से ये जड़ें निकली रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार से मक्के के पादप में निकली रहती हैं। तो यही जड़ें मजबूती प्रदान करती हैं, तो इनको ब्रेस या प्रोफ्रूट कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये ब्रेस रूट होती, ब्रेस या प्रोप जड़ें यही होती हैं और यही प्लांट्स को मजबूती प्रदान करती हैं। यही क्या होती हैं? मजबूती प्रदान करती हैं। अब बात आती है भुट्टा। ये मक्के का भुट्टा बनाता है, सिल्क, सिल्क ही क्या बनाता है? मक्के का भुट्टा बनाता है। और मक्के का जो भुट्टा होता है उसमें दाने होते हैं, उनका रंग पीला होता है, वो जियाजेंथिन और क्रिप्टोजेंथिन की वजह से। और जो दाने होते हैं मक्के के भुट्टे में, उनकी जो लाइनें होती हैं वो भुट्टे में लाइनों की संख्या सम होती है हमेशा। चाहे लाइनें 8 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी, 14 होंगी, 16 होंगी, 18 होंगी, 20 होंगी, भुट्टे में कभी भी आप लाइनें गिनना, हमेशा सम संख्या में लाइनें होती हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे की कहानी पे आपको चर्चा कराता हूँ। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक की कहानी पर हम लोग समझ गए, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जान लिए। अब अंकुरण अगर बात करें कि अंकुरण मक्के में कौन सा होता है, यहीं पे लिख लेना अंकुरण। तो अंकुरण जितने भी अनाज वाली फसलें हैं सब में कौन सा होता है, अधोभूमिक होता है भाई साहब। कौन सा होता है, अधोभूमिक होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोजियल। क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं इसको, हाइपोजियल जर्मिनेशन। कौन सा होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की कहानी को आप लोग जान पाए। अब हम बात करते हैं अन्य चीजों के बारे में। जैसे क्या अन्य चीजों के बारे में हम जानते हैं, तो मक्का एक है, मक्का क्या लिखेंगे, खरीफ ऋतु का पादप, खरीफ ऋतु की फसल, खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु दिवस निष्प्रभावी होने के कारण, परंतु दिवस निष्प्रभावी डीएनपी, ठीक है, दिख रहा है ना डीएनपी, नहीं दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। परंतु दिवस निष्प्रभावी पादप होने के कारण, पादप होने के कारण, होने के कारण इसे तीनों ऋतुओं में उगाते हैं, इसे तीनों ऋतुओं में उगाते हैं, तीनों ऋतुओं में उगाते हैं। क्या करते हैं, इसे तीनों ऋतुओं में उगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, डीएनपी प्लांट है, एक बार और लिख लेते हैं, डीएनपी पादप है, C4 कामा पर परागित फसल है। कैसा है, C4 और पर परागित फसल है। यहां तक बात कर लिए। जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, अत्यधिक संवेदनशील है। संवेदनशील फसल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अनाजों की रानी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाजों की रानी। क्यों कहते हैं अनाजों की रानी, तो जरा ब्रैकेट में लिख लेना, क्यों कहते हैं, सभी अनाज वाली फसलों में, सभी अनाज वाली फसलों में, सभी अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उपज देने की क्षमता, सबसे ज्यादा उपज देने की क्षमता किसके अंदर होती है, मक्के के अंदर होती है। इसलिए इसे अनाजों की रानी कहते हैं और इसे फसलों की ड्रोसोफिला, फसलों की ड्रोसोफिला, क्योंकि जेनेटिक्स में मक्के का ज्यादा प्रयोग होता है, फसलों की ड्रोसोफिला बोलते हैं मक्के को। क्या बोलते हैं, फसलों की ड्रोसोफिला। इसे अविश्वसनीय फसल बोलते हैं, अनबिलीवेबल क्रॉप्स, अविश्वसनीय फसल बोलते हैं किसको, मक्के को अविश्वसनीय फसल कहते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं
जो मक्के से संबंधित हैं भी हम और बताएंगे। सारे पॉइंट्स हम आपके बीच डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। इसको अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिका के रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ अमेरिका। अमेरिका के रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी कहते हैं। एक पॉइंट ये सामने निकल कर आया। क्या कहते हैं? अमेरिका के रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये नॉन टिलर प्लांट है। क्या है? मक्का एक ऐसी फसल है, मक्का एक ऐसी फसल है, ऐसी फसल है जिसमें कल्ले नहीं निकलते हैं, जिसमें कल्ले नहीं निकलते हैं, जिसमें कल्ले नहीं निकलते हैं। मतलब नॉन टिलर प्लांट है। क्या है? नॉन टिलर प्लांट। मतलब साइड से कल्ले नहीं निकलते, सिंगल प्लांट ही जाएगा। क्या होगा? सिंगल प्लांट ही ग्रोथ करेगा, साइड से कल्ले नहीं निकलेंगे। तो मक्के से जुड़े हुए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स, जैसे मक्के से संबंधित हमने देख लिया, सारा कुछ हमने देखा कि अंकुरण वगैरह क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मक्का मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल है। मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल है। बढ़ावा देने वाली फसल है। मक्का कैसी है? मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल है। अगला लिखते हैं, मक्का के दानों में पीलेपन का कारण, मक्का के दानों में पीलापन का कारण, पीलापन का कारण। तो मक्का के दानों में पीलापन का जो कारण है वो या तो जियाजेंथिन है या क्रिप्टोजेंथिन। जियाजेंथिन या क्रिप्टोजेंथिन, ये दोनों पिगमेंट हैं। ठीक है, जियाजेंथिन या क्रिप्टोजेंथिन, दोनों में से एक पेपर में मिलेगा आपको या दोनों मिलेगा। तो ध्यान देना, ए और बी दोनों मिलेगा। तो जियाजेंथिन या क्रिप्टोजेंथिन के कारण मक्के का दाना पीला होता है। आगे लिखेंगे, मक्के में जीनिया दशा पाई जाती है। मक्के में जीनिया दशा पाई जाती है। जीनिया इफेक्ट या जीनिया दशा पाई जाती है। क्या होता है जीनिया? अभी हम बताते हैं। जीनिया दशा पाई जाती है। इस जीनिया दशा के कारण मक्के के दानों का रंग अलग अलग हो जाता है, कभी लाल कभी पीले। इस प्रकार से
मक्का के दानों का रंग होता है। जीनिया क्या होता है? जो पोलन जीन का इफेक्ट, पोलन ग्रेन का जो इफेक्ट होता है मक्के के दानों पर पड़ता है, जो पोलन जीन का इफेक्ट है मक्के के दानों पे दिखाई देता है, उसको हम जीनिया इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मक्का के भुट्टे में, मक्का के भुट्टे में दानों की लाइन, दानों की लाइन सम संख्या में होती हैं, सम संख्या में होती हैं। सम संख्या मतलब 8, 10, 12, 14, 16, 18 etc सम संख्या में होती हैं। जो मक्के का भुट्टा होता है उसमें जो दानों की लाइन होंगी वो सम संख्या के रूप में होंगी। किसके रूप में होंगी? सम संख्या के रूप में होंगी। यहां तक हमने बात कर ली। अब लिखेंगे मक्का के बीजों में सर्वाधिक अंकुरण देखने को मिलता है। मक्का के बीजों में, मक्का के बीजों में सर्वाधिक अंकुरण देखने को मिलता है। सर्वाधिक अंकुरण, मक्का के बीजों में सर्वाधिक अंकुरण कितना होता है? 90 से लेकर के 95% तक अंकुरण होता है मक्का के बीजों का। कितना? 90 से लेकर के 95% तक अंकुरण देखने को मिलता है मक्का के बीजों का। यहां तक बात समझ में आ गई कि मक्का के बीजों का हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं रबी ऋतु में सर्वाधिक मक्का उगाया जाता है। रबी ऋतु में, रबी ऋतु में सर्वाधिक मक्का उगाया जाता है। सर्वाधिक मक्का उगाया जाता है। मक्का उगाया जाता है तो कहाँ उगाया जाता है? बिहार में सबसे ज्यादा रबी ऋतु में मक्का उगाया जाता है। उसके बाद उम्मीदों का प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, बाबा की नगरी, यहाँ दूसरे नंबर पर रबी ऋतु में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद करेंगे बात कि विश्व में सर्वाधिक मक्का, विश्व में सर्वाधिक मक्का, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन अगर बात करें तो कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। कहाँ होता है? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका को मक्का की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी मक्का को कहा जाता है, सॉरी। ठीक है, अगला देखते हैं भारत में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन। भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में मक्के का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक होता है मक्के का सर्वाधिक उत्पादन। तो आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी हमने मक्का से जुड़े हुए पॉइंट्स आपको बता दिए, आप फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा। जितने भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको पॉइंट और ये जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट बनता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करते रहोगे उतना ज़्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचेगी और अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को पढ़ के अपने एग्जाम को और अच्छा मजबूत बनाएंगे, अपनी रैंक को सुनिश्चित करेंगे। तो यही है कि आप लोग शेयर करते रहिएगा, बीच बीच में शेयर करने का टाइम जरूर निकालिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपके भाई बंधु तक ये कंटेंट पहुंचता रहेगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी होती रहे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, मक्के से जुड़ी हुई कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसे
हम बात करते हैं मक्का में, मक्का में जंपिंग जीन, जंपिंग जीन, इन्हीं को हम बोलते हैं कूदने फांदने, कूदने फांदने वाले जीन, इन्हीं को हम बोलते हैं उछलने वाले जीन, उछलने वाले जीन, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसपोज जीन, ट्रांसपोज जीन की खोज किसने की, खोज किसने की? तो जो मक्का में जंपिंग जीन है, ट्रांसपोज जीन है, उछलने कूदने वाले जो जीन हैं उनकी खोज किसने की? तो बारबरा, बारबरा मैकलिंटॉक, मैकलिंटॉक ने खोज की और मैकलिंटॉक को 1983 में, 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया इसी खोज को लेकर, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। इसी खोज की वजह से बारबरा मैकलिंटॉक साहब को नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं कुछ अन्य चीजों पर, जैसे हम चर्चा करते हैं। हमने देखा जंपिंग जीन की बात आ गई मक्के में। ठीक है, अब लिखेंगे सबसे अच्छा साइलेज, सबसे अच्छा साइलेज मक्के से तैयार किया जाता है, मक्के से तैयार किया जाता है, मक्के से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? मक्के से तैयार किया जाता है सबसे उच्च कोटि का साइलेज। यहां तक अपने बात समझ में आ गई। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो साइलेज तैयार किया जाता है वो किससे तैयार किया जाता है? मक्के से तैयार किया जाता है। अब अगर हम बात करें जलवायु की, अगर हम बात कर लें तो मक्के के लिए कैसा जलवायु चाहिए? तो मक्के के लिए चाहिए गर्म जलवायु। कैसा चाहिए? गर्म जलवायु चाहिए मक्के के लिए। अब अगर हम बात करें कि मक्के को तापमान कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए मक्के की फसल के लिए, तापमान की अगर हम बात करते हैं तो मक्के की फसल को तापमान कितना चाहिए? तो एक तो आधारीय तापमान की जब हम बात करते हैं, कितना? आधारीय तापमान की जब हम बात करते हैं तो मक्का की फसल को आधारीय तापमान के रूप में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर मिल रहा है तो मक्का की फसल अच्छा ग्रो कर जाएगी। कितना? 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। और औसतन तापमान की अगर हम बात करते हैं, एवरेज टेम्परेचर मक्के की फसल को कितना चाहिए? औसतन तापमान की अगर हम बात करें तो औसतन तापमान 26 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो मक्का के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कितना? 26 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मक्का की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। ये तो हो गई वार्तालाप हमारी जलवायु और तापमान से संबंधित, साइलेज से संबंधित, जंपिंग जीन से संबंधित। अब हमें मक्का में और क्या क्या पढ़ना है? तो हमें मक्का में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वैरायटी पढ़नी है, सीड रेट पढ़ना है, उसके बाद पॉपकॉर्न कैसे तैयार किया जाता है ये आपको बताना है। उसके साथ साथ इसके प्रमुख रोग, कीट और उपज के साथ साथ हम चर्चा करेंगे मक्का की कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे वर्ल्ड लेवल पे सिमिट है, इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च IIMR है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट में बदल लेना ताकि हम आगे की ओर बढ़ पड़ सकें और चर्चा कर सकें। चलिए आगे की कहानी पर हम चर्चा करते हैं। मक्के का वर्गीकरण। क्या चर्चा करते हैं? मक्के का वर्गीकरण। इधर से स्टार्ट करते हैं, मक्के का वर्गीकरण। मक्के का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज। यहां से क्वेश्चन आपका रहेगा, और ऐसा भी नहीं है हर पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है। कोई भी आप पेपर उठा के देखो, यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ मेज से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो याद रखना, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ मेज नहीं पढ़ रहे हो तो ये मान के चलो पेपर में कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो ये हम आपको रटा देंगे बिल्कुल। जो 7th क्लासिफिकेशन है मक्के का, 7 प्रकार का जो मक्का है, सर्टवेंट साहब ने इसका जो वर्गीकरण किया था। किसने वर्गीकृत किया था? सर्टवेंट साहब ने। किसने? सर्टवेंट ने वर्गीकृत किया। ठीक है, सर्ट वेंट। अब सर्ट पेंट ना लिख देना इनको। सर्ट वेंट ने वर्गीकृत किया। कौन से साइंटिस्ट थे? सर्टवेंट साहब ने इसको वर्गीकृत किया था। अब 7 प्रकार का मक्का है, जरा हम देखते हैं कौन कौन सा 7 प्रकार का मक्का देखेंगे हम लोग। 1, 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 1 से लेकर के 7 नंबर तक हमने मेंशन कर दिया। सबसे पहला हम देखते हैं डेंट कॉर्न। क्या बात करते हैं? डेंट कॉर्न। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लिंट। फ्लिंट कॉर्न। फिर हम बात करते हैं जो टॉप मोस्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, हम ऊपर से लिखवा रहे हैं, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। फिर पॉडकॉर्न। उसके बाद आता है स्वीट कॉर्न, जिसको मीठा मक्का कहते हैं, स्वीट कॉर्न। फिर आता है सॉफ्ट या फ्लोर कॉर्न। फ्लोर कॉर्न। और 7 नंबर पे आता है वैक्सी कॉर्न। क्या आता है? वैक्सी कॉर्न। तो ये 7 प्रकार का जो मक्के का वर्गीकरण है, ये सर्टवेंट साहब ने जो बांटा था। 1 से लेके 7 प्रकार का मक्का है। पूरे विश्व में 7 अलग अलग प्रकार के मक्के की खेती की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं डेंटकॉर्न मक्के की बात करें, कि जो डेंटकॉर्न मक्का होता है, इसका जो नाम होता है जियामेज। जियामेज वैरायटी इंडुराटा। जियामेज वैरायटी इंडुराटा। ये जियामेज आपको हर जगह लिखा मिलेगा, ये वैरायटी बदलती रहेगी। तो जियामेज हम लोग हर जगह लिख लेंगे, ये वैरायटी बदलती रहेगी। हर मक्के की अलग अलग वैरायटी आएगी। जो अलग अलग मक्का ग्रो किया जा रहा है, इनकी खासियत क्या होती है हर मक्के की, अभी हम बताते हैं आपको।
अब अलग अलग वैरायटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो इंडियन डेंट कॉर्न था, जियामेज इंडुराटा, सॉरी यहाँ पर ये इसको इंडियन टाटा करना है, ये मिस्टेक हो गया। जियामेज जो डेंट कॉर्न है इसका नाम है इंडियन टाटा। क्या नाम है? इंडियन टाटा। तो हमने देखा डेंट कॉर्न, जियामेज, इंडियन टाटा। क्या नाम है इसका? जियामेज इंडियन टाटा। और जो फ्लिंट कॉर्न है जिसका नाम है जियामेज इंडोराटा। क्या नाम है? जियामेज इंडोराटा। तो जियामेज इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न का है, और डेंट कॉर्न का क्या होगा? इंडियन टाटा। पॉपकॉर्न का होगा जियामेज इवर्टा। क्या होगा? जियामेज इवर्टा। पॉडकॉर्न का होगा जियामेज ट्यूनिकाटा। जियामेज ट्यूनिकाटा। और स्वीट कॉर्न का होगा जियामेज सेक्केराटा। जियामेज सेक्केराटा। और आपका सॉफ्ट कॉर्न का होगा जियामेज एमाइलेसिया। एमाइलेसिया, ये सॉफ्ट कॉर्न का होगा जियामेज एमाइलेसिया। और वैक्सी कॉर्न का होगा जियामेज सेरेटिना। जियामेज सेरेटिना, ये हो गया वैक्सी कॉर्न का। अब यहां तक तो सर्टवेंट के अनुसार हमने 7th क्लासिफिकेशन मेज का बंटवारा कर लिया। अब कहानी आती है कि जियामेज इंडियन टाटा ये सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? ये यूएसए में उगाया जाता है। कहां? यूएसए में उगाया जाता है। और इसका नाम डेंट कॉर्न क्यों पड़ा? क्योंकि इस मक्के को जब आप देखोगे तो इस मक्के में गड्ढा बना रहता हल्का सा, जैसे हम लोग बाइक या कार कहीं बाहर खड़े कर दें और उस पर कोई पत्थर मार दे, हाथ मार दे, हथौड़ा मार दे, तो उस पर डेंट पड़ जाते हैं। हम कहते हैं ना कि डेंट पड़ गए। तो डेंट क्या होते हैं? गड्ढे। तो इस मक्के में भी हल्के से डेंट पड़े रहते हैं, इसलिए इसको डेंट कॉर्न कहते हैं। फ्लिंट कॉर्न भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। भारत में उगाया जाता है। भारत में उगाया जाता है। कौन सा? फ्लिंट कॉर्न। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन उगाया जाता है, तो फ्लिंट कॉर्न। पॉपकॉर्न का क्या होता है? पॉपकॉर्न बनाने हेतु पॉपकॉर्न तैयार किया जाता है। पॉपकॉर्न तैयार किया जाता है। अब पॉपकॉर्न कैसे तैयार किया जाता है जरा हम बताते हैं। तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्के को हल्की सी नमी वाली अवस्था पर तोड़ेंगे, और जो ओवन होता है, ओवन, ओवन में मक्के के दाने को डालते हैं, 173 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा अंदर स्टीम बनेगी, और स्टीम बनने के बाद मक्के का दाना ब्लास्ट होता है, वही होता है पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न, मक्के से पॉपकॉर्न बनाया जाता है। पॉडकॉर्न जो होता है, दाने के ऊपर, दाने के ऊपर हल्की झिल्ली नुमा परत होती है, इसीलिए पोड बोलते हैं इसको। पोड माने फली टाइप का, हल्की झिल्ली नुमा परत। दाने के ऊपर हल्की झिल्ली नुमा परत होती है। स्वीट कॉर्न जो मक्का होता है, इसका प्रयोग हम लोग मीठे मक्के के रूप में खाने के लिए करते हैं। भुट्टा खाने के रूप में प्रयोग, हालांकि हम लोग सभी प्रकार के भुट्टा खा लेते हैं। भुट्टा खाने के रूप में, उसके साथ साथ सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न होता है, इसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की अधिकता होती है। इससे मक्के का आटा बनता है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम की अधिकता, एंजाइम की अधिकता होती है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। वैक्सीकॉर्न से वैक्स तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? वैक्स या मोम। वैक्स या मोम तैयार किया जाता है। मोम तैयार किया जाता है।
और ये वाला जो मक्का होता है सर्वाधिक चीन में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? चीन में उगाया जाता है, ध्यान देना। ये जो मक्का है चीन में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, चीन में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो ये सेवंथ क्लासिफिकेशन मेज का हमने बताया आपको सर्टवेंट के अनुसार। आप इसको फटाफट से नोट करके लिख लीजिएगा, आपके सीधा पेपर में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज का जो अपना क्लास है यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग वैरायटी, सीड रेट, डिजीज, इंसेक्ट, इंस्टीट्यूट और इल्ड के साथ मक्के की खेती को कवर करेंगे। और फिर हम लोग आएंगे ज्वार की खेती, फिर बाजरे की खेती, फिर आपका मिलेट के बारे में थोड़ा बहुत एक क्लास हो जाएगा, मिलेट का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम जौ की खेती पढ़ाने के बाद ये सीरियल खत्म कर लेंगे। फिर हम आएंगे पल्सेस पे, फिर ऑयल सीड, उसके बाद कॉमर्शियल क्रॉप पढ़ाने के बाद ये क्रॉप प्रोडक्शन अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फॉर्डर वाली और फाइबर वाली इन क्रॉप्स को भी ध्यान में रखेंगे ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन को समाहित करते हुए चलेंगे। हमने जो वादा किया था कि आपको एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो विधिवत तरीके से यहाँ से नोट्स बना लें, क्योंकि ये जो क्लास है एक सिस्टमेटिक क्लास दी जा रही है। ये नहीं कि आप यूट्यूब के जैसी क्लास नहीं है, बिल्कुल ये हमारी ऑफलाइन पेड बैच जैसी क्लास आपको है। आप इसका नोट्स बनाइए, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो क्लास को और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे क्लास को देखने के बाद, ताकि आपके भाई बंधु भी क्लास को देखें और अच्छा कंटेंट उनको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार नए जोश और खुश के साथ। धन्यवाद।